हुआ है हम आपको बताते हैं, सब बताएंगे, ठीक है, एकदम आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा, सब आपके सामने आएगा। तो गड़बड़ ये हुआ, हम लाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थंबनेल पर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मुझे अभी पता चल रहा है कि मैंने ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, हम सब्जेक्टिव हमको कराना था। कोनो बात नहीं, आज ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, थंबनेल अभी ठीक करवा रहे हैं, ठीक है। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को बच्चा जितना जल्दी शेयर कर सकते हो शेयर करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़कर आपका। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, संडे को तैयार रहना है, संडे को मेरे हर भाई बहन को तैयार रहना है, क्योंकि होने वाला है भाई बहन में लड़ाई, ठीक है। आप सबको पता है लड़ाई करने में मजा आता है, लेकिन जब वो लड़ाई अपने भाई और बहन के बीच में होता है ना, तब सुपर डुपर वाला मजा आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीत में भी हार है और हार में भी जीत है, ठीक है। तो वही होने वाला है इस संडे शाम 5 बजे, दो भाई बहन यानी आपके दीपक भैया और आपकी निधि दीदू आपस में लड़ने वाली है। तो हम लोग लड़ाई ऐसा नहीं है कि बाल पकड़ के खींचा खींची ऐसे लड़ाई करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लड़ाई नहीं होगा, सवालों का लड़ाई होगा। हम उनके ऊपर साइंस के क्वेश्चन का बौछार करेंगे और वो मेरे ऊपर मैथ के क्वेश्चन का बौछार करेंगे। तो आप सभी को संडे को, इसी संडे को शाम 5 बजे तैयार रहना है महायुद्ध के लिए, महामुकाबला के लिए। देख रहे हो ना इनको देख रहे हो ना, एकदम तैयार है हमारे दीपक भैया, वो कह रहे हैं कि हम तो हरा ही देंगे आपको, तो यही लिए आप लोगों को साथ देने के लिए आना है, ठीक है। आइए अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चल पहला सवाल से शुरुआत करेंगे, हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने में मजा आएगा, ठीक है, करने में मजा आएगा बच्चा, ठीक है। तो चलो पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका, पीडीएफ एकदम दमदार है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, सवाल है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अभिसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी अपसृत प्रकाश पुंज, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या होगा? बोलो बोलो। पहला सवाल आपके सामने आ चुका, ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आ चुका, ठीक है। मैम ओके, कहां जा रहे हो? बी की तरफ। बी क्या है आपका? एगो डी लिख रहा है, कौन डी वाला है? तुमको एबीसीडी नहीं पढ़ाया गया जी? ए ऐसे ना लिखते हैं, देखो ध्यान से समझ लो, ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं और डी ऐसे लिखते हैं। बेसिक से पढ़ाई निधि मैम कराएंगी, है ना। तुम लोगों को एबीसीडी नहीं आता है, ए बी सी डी, तो जवन ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बी करेक्ट लग रहा है तो बी लिखो, डी करेक्ट लग रहा है तो डी लिखो, ठीक है। इस तरह से आपको परीक्षा में भी करना है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज को क्या कहा जाता है? समानांतर प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा जाएगा? समानांतर प्रकाश पुंज। बताओ क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। दूसरा सवाल है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकाश पुंज कहलाता है, ऑप्शन बी किरण पुंज कहलाता है, ऑप्शन सी दोनों कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपके सामने सवाल, पोल बच्चा नहीं है, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड में अपना जवाब देते चलो, ठीक है। खुद को जांचो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, खुद को जांचिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने सवालों का जवाब आपके पास है, ये आप खुद से खुद को जांच सकते हो। चलो दूसरे सवाल का जवाब, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखना, किरणों का समूह बच्चा प्रकाश पुंज या किरण पुंज, आप इन दोनों को कह सकते हो, ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, लेकिन किरण पुंज भी गलत नहीं है, इसीलिए ए और बी दोनों लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ए और बी दोनों लगा दोगे। बहुत बढ़िया जवाब। आर्यन मेरे हर क्लास में आ रहा है 10th के, बहुत बढ़िया आर्यन, ये नाम हमको मेरे हर क्लास में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए एक बकवास बच्चा हमारे क्लास में आ चुका है बकवास करने के लिए, इसीलिए तो फोन रखते हैं अपने पास ताकि ब्लॉक कर सके, ठीक है बेटा। तुमको अगर लग रहा है क्लास में बकवास हो रहा है तो बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे कर क्या रहे हो? अगर कोई इंसान पागल है, आपको पता है वो पागल है, तो आप उसके पास काहे जा रहे हो? उसे दूर ना भागोगे जी, कि तुम वो पागल बन के उसके पास ही रहोगे? गधा कहीं का, जब बकवास क्लास है तो तुम क्या कर रहे हो? जाओ कहीं और, खोचू कहीं का। चलिए तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका। तीसरा सवाल है बच्चा, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए उल्टा होता है, ऑप्शन बी सीधा होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपका हो चुका। सही जवाब क्या होगा? ठीक है, सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी की तरफ। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सभी लोगों का जवाब जा रहा बी। ठीक है, कहां जा रहा है बच्चा? बी की तरफ जा रहा है, सीधा, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, सीधा जो बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल देखो, आप लोग ने ऐसे जवाब दो, जैसे हमारे कौन सा सवाल चल रहा है? तीसरा का सवाल चल रहा है। कौन सा सवाल? 1 2 3, तीसरा सवाल है ना, तो ऐसे लिखो, तीसरा का ए, तीसरा का बी, जो भी करेक्ट लग रहा है ना, 3 नंबर डालकर फिर उसका जवाब दो। ठीक है, हम देख सके कौन बच्चा सही जवाब सबसे पहले दे रहा है। ठीक है, तो तीसरा नंबर डालकर फिर अपना जवाब दीजिए। आइए अब बढ़ते चौथा सवाल पर। अब आपके सामने हमारा आ चुका 4th क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या बोल रहा।
चौथा सवाल है, निम्न में से आवर्धक शीशा में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास देखियो, ज्योमेट्री बॉक्स पहले खरीदते थे ना, जब पे फ्रंटियर लिखा रहता था, एफ नाम का फौजी है, रेगिस्तान में रहता था, ओ नाम की गोली लगी, ऐसे हम लोग खेलते भी थे। ठीक है, खेलते भी थे। तो बेटा आपको ये बताना है मेरे दोस्त कि हम लोग आवर्धक शीशा में किसका इस्तेमाल करते हैं। चंदन बॉय बच्चा गलत नहीं है, किरण पुंज भी बोला जाता है, गलत नहीं है, किरण पुंज प्रकाश पुंज एक ही चीज है, आप दोनों लिख लो। ठीक है, चलो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चौथे का सी की तरफ जा रहे हैं, उत्तल लेंस, जो आपका क्या होगा? ठीक है, चौथे का सी। चलो एक बच्चा फिर से आ गया हमारे पास ब्लॉक होने के लिए। ठीक है, ठीक है, उत्तल लेंस करेक्ट है। ठीक है, उत्तल लेंस बच्चा करेक्ट है आज क्लास में। ठीक है, सी उत्तल लेंस करेक्ट है, करेक्ट है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? ठीक है, आपको बताना है वह कौन सा लेंस है, वह कौन सा लेंस है जिसमें उत्तल और अरे वह कौन सा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी, ठीक है, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चों का गलत गलत जवाब आ रहा है। अवतल लेंस कैसे होगा जी, गलत ना हो जाएगा, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा लेंस है जिससे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। ठीक है, सही जवाब होगा उत्तल लेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तल लेंस बच्चा आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, पांचवे का ए। चलो बहुत बढ़िया, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f और p हो तो कौन सा सूत्र बनेगा? f डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 0.5, f इंटू p इज इक्वल टू 1, p डिवाइडेड f इज इक्वल टू 1, या p अपॉन f इज इक्वल टू 2। जरा सोचो। ठीक है, लेंस और फोकस दूरी के बीच के संबंध से कौन सा सूत्र बनता है? p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। आप इसको क्या लिख सकते हो, ये f इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, p इंटू f इज इक्वल टू 1, ये आपका एक इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम p से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। तो क्षमता और फोकस दूरी के बीच में, ठीक है, क्षमता और फोकस दूरी के बीच में कौन सा सूत्र पाया जाता है? p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। P इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये सबको पता है, तो आपका सूत्र बन जाएगा f इंटू p इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6th का बी सभी लोगों का जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया जवाब। आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल है ना, क्या है, क्या है, जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर है मैम। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल देखा जाए क्या बोल रहा। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? ठीक है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, या ऑप्शन डी अनंत। ठीक है, अनंत क्या लग रहा है? ठीक है, क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। 7वां सवाल आपके सामने है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना होगा? 1/2। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान हो। ठीक है, अगर अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका आवर्धन धनात्मक कब होगा? इसका आवर्धन धनात्मक कब होगा? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर से अधिक होने पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु दूरी पर होने पर, 10 सेंटीमीटर से कम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जो लोग आ चुके हैं लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, लाइक का बटन दबा दीजिए, है ना। दीदू बोलो बोलो, क्या सभी को यहाँ तक हमारा बात समझ में आ रहा है? यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण है, आपको बताना है कि वस्तु, ठीक है, वस्तु से दूरी का मान कितना हो कि आवर्धन हमको धनात्मक मिले। तो सही जवाब होगा 10 सेंटीमीटर से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी, अरे सी होगा जी, सी, बी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? अगर फोकस से, ठीक है, अगर हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अचल रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, यादव जी पढ़ लीजिए, हमारे यादव जी, है ना, रंगदारी में यादव जी लोग आगे होते तो भैया पढ़ने में भी तो आगे हो जाइए। कहा जी यादव जी, तनी सरवा जवाब हुआ हमको दे दीजिए ना, अब तक एक को सवालिया का जवाब नहीं आया है आपका। ठीक है, तो यादव जी तनी सवालिया का हमरे जवाब दे दीजिए। ठीक है,
हाँ, अब आ जाओ सवाल के जवाब पर। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? आवर्धन का मान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ते जा रहा है। अभी बोले ना अवतल दर्पण में बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा सवाल है हमारा? ठीक है, तो नहीं देख ले तो 3 ठोक माइनस कर देना है। ठीक है, 10वां सवाल है। ठीक है, 10वां सवाल है हमारा, जल्दी बताइए। ठीक है, फटाफट से इस सवाल का जवाब बताओ। कहां पर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण है, उसके मुख्य अक्ष पर एक चींटी चल रही है, उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा किधर है? फोकस से ध्रुव की ओर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला सवाल। ठीक है जी मैम, बी 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 बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मैथिली भी होगा क्या? मैथिली बच्चा, आपका आवाज बहुत ही सुरीला है। मेरा आवाज सुरीला है? हो माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अभी तनके देर में कोनो बोल के जाएंगे, वो मजाक कर रहा था, वो फटाफट बोलने में शर्मा रहा था, इसलिए सुरीला बोल दिया है। चल कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, भैया देखो क्या बोल रहा, अगर किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, या वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और उल्टा? क्या लग रहा है? ठीक है, जल्दी से मेरे इस सवाल का जवाब बताइए। सवाल है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, अगर कोई प्रतिबिंब है उसका आवर्धन बच्चा ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और उल्टा होगा, या वास्तविक और उल्टा होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए क्या लग रहा है। ठीक है, जल्दी से मेरे इस सवाल का जवाब। तो कंफ्यूजिया रहे हैं जी, है ना? क्यों कंफ्यूजिया रहे हो तुम लोग? ठीक है, सही सही जवाब दीजिए, सही सही जवाब। 11वां चल रहा है। ठीक है मैम, एक मिला मिला, क्या नाम है इसका? करो बच्चा। चलिए अभी अपने जवाब पर आ जाओ। ठीक है, अभी अपने सवाल के जवाब पे आ जाओ। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ना? ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं होगा, डी होगा, डी होगा जी, वास्तविक और उल्टा, है ना? वास्तविक और उल्टा ये होगा। ठीक है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? टर्पिन, बेंजीन, पानी, क्लोरोफॉर्म। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक बच्चा क्या होगा? सबसे कम होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल। ठीक है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आ रही है। ये देखो ये हमारा समतल दर्पण है, इस पे प्रतिबिंब ऐसे देखो लंबवत आया, लंबवत आया, तो जितना जैसे आया है चुपचाप से वैसा ही निकल जाएगा, चुपचाप से टकरा करके वैसा ही निकल जाएगा। बताओ कितना डिग्री बन रहा है? कितना डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में? 135 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा, या 0 डिग्री? ठीक है, या 0 डिग्री। क्या लग रहा? ठीक है, आपके सामने सभी सी की तरफ 45 नहीं होगा जी। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आ रही है, लंबवत आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी, सभी सी की तरफ पता नहीं कहे जा रहे हैं, 0 होगा बेटा, 0 है ना, 0 होगा। ठीक है, कोनो बात नहीं। श्याम बाबू जी जवाब दीजिए। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब मिलता है, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा होगा? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी? क्या लग रहा है? ठीक है, जल्दी बताओ। सवाल बहुत सिंपल सा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, कैसा होगा? तो याद रखना, छोटा, सीधा, आभासी। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। क्लियर है? बोलो बोलो, सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, सभी बच्चों को यहां तक बातें मेरी समझ में आ रही है, हाँ या ना? जी मैम, जी मैम, जी मैम, सभी को क्लियर है। ठीक है, सभी को यहां तक हमारी बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस किसको कहा जाएगा? अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? सबको पता है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस हम किसको कहते हैं? तो आपका जवाब होगा अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। अगला सवाल, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है ना? मैम आप सबको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? बच्चा जौन फालतू बतियाएगा तुम ही बताओ, हम उसको रखेंगे जी, है?
हाँ, एक मिला बताओ में लिख रहा है कि मैडम जी हमारे पास कोनो लड़की को बोल रहा है कि 36 तुम्हारी तरह घूमती है। अब तुम भैया मंदिर के भंडारा की तरफ बटोगे तो भक्त तो भीड़ लगेबे ना करेंगे हैं? और कह रहे 36 घूमती है, भैया तुम भंडारा की तरफ बट रहे हो तब भाई ना भक्त तुम्हारे पीछे भिन भिना रहे हैं। तब उसको हम ऐसे बोल नहीं ना सकते, इसलिए ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब आप आइए, आप लोग पढ़ने बैठिए बच्चा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो याद रखना, मनुष्य की आंखों में, इन आंखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा। ठीक है, बीच बीच में हम कभी कभी गाना गा देते हैं, जिसको गाना नहीं सुनना है आवाज कम कर दिया करो तुम लोग। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, कैसा लेंस पाया जाता है बच्चा? उत्तल लेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बोलो बोलो, सभी को क्लियर? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ओके ओके मोहम्मद इरफान जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई लोग साथ है ना तो कोई हमको कुछ बोला ही नहीं सकता जी। तुम लोग जब तक हमारे साथ हो ना, ठीक है, कोई कुछ हो नहीं बोल सकता। चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। याद रखना, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इसको तो भैया रट्टा मार लो, ही सवाल आ सकता है। ठीक है, मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, इनमें से किस लेंस को बच्चा अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ठीक है, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस एवं अपतल लेंस, या डी है बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस, जल्दी बताइए। ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका। हम किस लेंस को, देखो अपसारी, पसारी में याद रखना पास आ रहा है। ठीक है, अपसारी में पास आ रहा है, और पास बुलाने के लिए हम क्या कहते हैं? अगर किसी को आपको अपने पास बुलाना है तो आप क्या कहोगे? ठीक है, हमको बुलाना है अपने पास तो क्या कहोगे? ए निधि मैम आवत तनी हमरा घरवा तो के दाल भात चोखा चटनी खियाई, आप क्या बोलोगे? आवा, आवा बोलोगे ना, तो आवा से याद रखना है आवत। ठीक है, अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अपसारी में पास, और पास से याद रखना है आव, आव से याद रखना है अवतल लेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा अवतल लेंस को। किस लेंस को बच्चा? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका 17वां सवाल था, 17 क्वेश्चन अवतल। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर? हाँ जी मैम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। क्या है अगला सवाल? आकाश का नीला रंग होना किस घटना का कारण है? ठीक है, आपका सवाल है बच्चा, आकाश का नीला रंग किस घटना का कारण है? किसके वजह से आकाश का रंग नीला हो जाता है? किसके वजह से आकाश का रंग नीला हो जाता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी सब यस सर अंकित कुमार, हम मैडम है जी, तुम यस सर काहे लिख रहे हो जी? तुमको कहां सर दिख रहे हैं? हमको बताओ, कहीं छुपा के भी नहीं रखे हैं। तुमको सर कहां से दिख रहा है? तुम लिखे जा रहे हो यस सर, यस सर, यस सर। भैया मैडम है जी, मैम लिख दो, दीदू लिख दो, बहन लिख दो। ठीक है, सर मत लिखो जी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां कौन सर दिख रहे हैं तुमको। मैम के, तुमको मैम के भेष में कोई सर दिखाई दे रहा है? मोछ तुमको कहीं दिख रहा है जी, गधा? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आपको ये याद रखना है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल यहां तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल रोहित देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। हमने क्या बताया था? ट्रिक याद है? जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी को अपवर्तन का नियम कहते हैं। अपवर्तन का नियम बच्चा ये ना कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। आप बताओ, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल का मतलब जहां पर वायु उपस्थित होगा, जहां पर प्रकाश की गति तेज होगी उसे विरल कहते हैं। सघन का मतलब होता है जहां पर वायु उपस्थित नहीं है और यहां पर प्रकाश की गति क्या होगी? धीमी होगी। ठीक है, विरल मतलब जहां प्रकाश की गति तेज होगी, सघन का मतलब जहां प्रकाश की गति धीमी होगी। अब देखो, विरल से सघन में जाएगा, ये हमारा देखो यद्य प्रकाश का किरण, ये अभिलंब है, अरे ये अभिलंब है। ठीक है, अब हमारा ये प्रकाश का किरण है, ये प्रकाश का किरण बेटा देखो आया। ठीक है, ये आया, अब आकर के बताओ ये अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के पास आएगा? क्या लग रहा है? तो हमने आपको कहा था ना, सघन को याद रखना है सटना से, सघन को याद रखना है बच्चा सटना से। सटना से कैसे याद रखना है? देखो, प्रकाश की किरण है ना, जब विरल से सघन में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी। समझ में आया?
ठीक है। जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी, सघन का मतलब होता है सटना, यानी अभिलंब से सट जाएगी, और अगर उल्टा होता सघन से विरल में आती तो विरल से याद रखना है दूर, यानी दूर हो जाएगी। ठीक है, याद रखना अभिलंब से दूर कब होगा, जब हमारा सघन से विरल में आएगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर होगा, और जब विरल से सघन में आएगा, जब विरल से सघन में आएगा तो याद रखना अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें तो आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। निर्देशांक चिन्ह पद्धति में सभी दूरियां मापी जाती हैं। आपका सवाल, निर्देशांक चिन्ह पद्धति में सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव से। कहां से? ध्रुव से मापी जाती हैं। अगला सवाल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध बनेगा? देखो ये हमारा भैया, ये हमारा तल है और ये हमारा क्या अभिलंब है। ठीक है, जब हमारा प्रकाश का किरण, जब हमारा प्रकाश का किरण सघन से विरल में आएगा तो वो दूर होगा, यानी आई आर उससे बड़ा होगा। ठीक है, आर का मान क्या होगा? आई से बड़ा होगा, आर बड़ा होगा आई से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, जब भी प्रकाश की किरण आपको कहां से, सघन से विरल में आते हुए दिखाई देगी, हमारा जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी हमारा पास जो कोण है ना, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, दो होते हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण में याद रखना हमारा जो आपतन कोण है वो कम होगा और अपवर्तन कोण ज्यादा होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या होगा बच्चा? ज्यादा होगा। क्लियर है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी।